नमस्कार। समस्त उत्तराखंड वासियों को, पौड़ी वासियों को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु बडोनी, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से आप सबके सम्मुख एक एकल काव्य पाठ एवं व्याख्यान सत्र हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे जो विषय दिया गया है वह काफी प्रासंगिक और काफी संबंधित है हम सबके जीवन से, तो उसके ऊपर आज मुझे काव्य पाठ एवं व्याख्यान थोड़ा उसके बारे में बताने का अवसर प्रदान किया है श्री राम साहित्यिक सेवा समिति अयोध्या उत्तर प्रदेश द्वारा, जिसकी संचालिका एवं संस्थापिका बहन दिव्यांजलि वर्मा जी एवं संरक्षक संवर्धक वरिष्ठ साहित्यकार श्री संजय कुमार राय जी को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने मुझे और मेरे जैसे कई नवोदित कवियों को, साहित्यकारों को एक सबल मंच प्रदान किया है, एक विख्यात मंच प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम अपने काव्य कला को, अपने काव्य जो हम लिखते हैं, कविताओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। इसी प्रयास में जो साहित्यिक संस्था हमारे साथ जुड़ी है, वो श्री राम साहित्यिक सेवा समिति जो है, वो निरंतर कई महीनों से, कई वर्षों से हमारे साथ इसी प्रकार से हमारे जो प्रतिभाएं हैं, हमारे जो लेखन है, उसे आगे बढ़ाने का और उसे जग जग जन जन तक और जग जग तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। मित्रों, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी आज दोपहर के 12 बजे जो मेरा काव्य पाठ था उसमें भी सूचित किया था कि मुझे दर्शकों की ओर से कोई विषय अभी तक खासे रुझान, मुझे अभी तक किसी विषय के ऊपर ऐसा खास नहीं मिल पाया है, जिसके लिए थोड़ा एक कवि हृदय होने के नाते मेरे मन को ठेस पहुंची है कि आप सभी जो श्रोतागण मेरी कविताएं सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, मुझे डेली जो प्रतिदिन जो मैं दो जो मेरे समय पटल जो मुझे देता है, दो जो समय सत्र मुझे दिए गए हैं, एक दोपहर 12 बजे का, एक साढ़े 4 बजे का, उसके बीच में आप सबके बीच में आता हूँ, एक विषय लेकर आता हूँ, एक कविता लेकर आता हूँ। आपका प्रेम तो उसमें लाइक कमेंट के तौर पे मिलता है, लेकिन कमेंट में मुझे कहीं पर भी कह लीजिए आप, एक विषय जो आपके, एक विषय की जो मुझे खोज रहती है, एक विषय की जो पिपासा जिज्ञासा मेरे मन में रहती है, वो वहीं बनी रहती है कि आप एक विषय मुझे प्रेक्षित नहीं करते हैं। केवल एक विषय आपके जो मन में, जो भी आपके मन में विषय आता है, जो आपको लगता है कि आपके दिल के करीब है या आपकी भावनाओं के करीब है, जिस पे कविता नहीं लिखी गई है या जिस पे कविता लिखना अभी बाकी है, वो सभी विषय आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर दीजिएगा। जो जो मुझे देखने वाले हैं, मेरे जो श्रोतागण हैं, जो मेरे साहित्य साथी हैं, संगी हैं, जो मेरे प्रशंसक हैं साहित्य के, वो अवश्य इस बात को समझेंगे और आज से ही, अभी से ही एक कमेंट बॉक्स में मेरे विषय प्रेषित करना प्रारंभ करेंगे। इस अपील के बाद मैं, जो मेरी आज की जो मेरी कविता है, जो मुझे, जो मैंने सही समझा आज, जैसे दोपहर का मेरा काव्य पाठ जो था, उस वो था आपका एक सामाजिक चिंतन है, एक सामाजिक परेशानी है, दिक्कत है, एक सामाजिक कुरीति को मैंने उजागर किया आप सबके सम्मुख, जिसे हम जानते हैं कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड। तो ऐसे ही मैंने आज दूसरा जो विषय हमारा है, वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार से ही जुड़ा हुआ है। जो हम कहते हैं कि सामाजिक जो परिदृश्य हम देखते हैं आज के जमाने में, कि व्यक्ति व्यक्ति का जो वार्तालाप है, वार्तालाप का जो सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं थम गया है, रुक गया है। सगे संबंधियों का जो दखल जो हर समारोह में घर के होता था, वो कहीं ना कहीं केवल आभासी तौर पे एक 4x4 की, जो 4x4 इंच का जो कैमरा है या जो कह लीजिए स्क्रीन है, उस तक ही सीमित होकर रह गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है, एक गंभीरता का विषय है कि हम इतना कुछ, हम जो प्राणी है, जो जीव, जो श्रेणी है, जो जीवों की जो श्रृंखला है, उसमें सबसे ऊपर आता है मानव, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि, विवेक, चेतना, विश्लेषण करने की क्षमता जो उसे दी गई है, पर भगवान ने जो उसे बख्शी है, जो दी है, उसके कारण ही हम सब प्राणी बाकी अन्य जीवों से सर्वश्रेष्ठ या कह लीजिए सर्वोच्च स्थान पर काबिज हैं। आज भी वहीं पर हम बने हुए हैं। यानी अन्य जीव अपने मन की बात, अन्य जीव अपने जो उनके ऊपर व्यतीत होती है, जो परिस्थिति होती है, जो पीड़ा होती है, उसे व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन जो मानव है वो अपने भाव अनुसार, अपनी भंगिमा के अनुसार, अपने व्याख्यान, अपनी वार्तालाप के अनुसार उन बातों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर लेता है। जब भी उसे तकलीफ हो, चाहे वो शोक में है, चाहे वो हर्षोल्लास में है, चाहे वो उत्साह में है, चाहे उन्माद में है, चाहे पागलपन में, किसी भी अवस्था में वो है, तो वो उन सभी अवस्थाओं को शब्दों के माध्यम से समाज तक या लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि अन्य जीव इसमें असमर्थ होते हैं। इसके कारण भी हम कहीं ना कहीं जो एकांतवास का, जो हमारा जो आधुनिक युग एकांतवास का जो बनता जा रहा है, जिसमें संबंध
केवल नंबरों तक, 10 अंकों तक ही सीमित रह गए हैं कि ये नंबर मेरे भाई का है, ये नंबर मेरी माता जी का है, ये नंबर मेरे पिताजी का है। तो ये बात अंकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। अंकों में आप केवल ये जान लीजिए कि अंकों से आप जोड़ घटाना और गुणा भाग तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपके मन के भाव है वो असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है, उनकी कोई 10 अंकों की या 12 अंकों की या 16 अंकों की कोई उसकी परिधि नहीं है। वो असीम है, वो इस गगन से भी ऊंची है, वो भाव उसका इस समुद्र से भी गहरा है। आप कह लीजिए वो उसका भाव आपका एक हीरा या कोई भी बहुमूल्य नग है उससे भी कीमती है। तो आप अपने मन के भाव को लिखिए, पढ़िए उसके बारे में, उसे जानिए, लोगों से मिलिए जुलिए, उनसे बात कीजिए। अपने जितने भी आपके पुराने मित्र हैं या फिर जो नए मित्र बने हैं या आगे बनने वाले हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, आप उन सबसे मिलिए, उन सबसे बातें करिए, उन सबकी वर्तमान स्थिति या वर्तमान में वो क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उसके बारे में जानिए। ऐसे में आपका जो सामाजिक दायरा है, जो सामाजिक परिधि है, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उससे भी आपका कहीं ना कहीं सरोकार या आपका कहीं ना कहीं साक्षात्कार उससे होगा। जैसे हम आज कहते हैं कि अखबारों की जो जो अखबारों का जो दौर है वो धीरे धीरे उसका विलोपन की ओर है, वो विलुप्त होता जा रहा है कि लोग अखबार मैगजीन पढ़ने से ज्यादा अच्छा अपने जो फेसबुक या व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं उन सबसे ज्ञान लेना ज्यादा ज्यादा महत्व दे रहे हैं उस चीज को। ये एक एक निंदनीय और चिंता का विषय है। ये भावी जो पीढ़ी हमारी आ रही है ये कहीं ना कहीं इस 4x4 या 6x6 के इंच की जो इनकी दुनिया है, छोटी सी दुनिया, इस आभासी दुनिया में और इस एक प्रकार से कहा जाए नकली दुनिया में ही जो अपना असली संसार ढूंढ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। वर्तमान जो हम लोग अभी ये पीढ़ी है और जो भावी पीढ़ी हमारी अब जो आने वाली है उन सबके लिए चिंता का विषय है कि आप जन जन की जो पीड़ा है, परेशानी है, उसके बारे में एक आपकी जो विचारधारा है वो केवल कुछ जो क्लिक्स आप मारते हैं कैमरे के, या जो आप कुछ टिप्पणियां जो कमेंट्स आप करते हैं उस तक ही सीमित ना रहे। यदि आपको किसी साहित्यकार की भी वाहवाही करनी है तो आप खुलकर उसके उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें आप कॉल फोन मिलाइए, उनसे हो सके तो आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए और उनकी सराहना कीजिए। ऐसे में एक साहित्यकार हो चाहे एक आम आदमी हो, उसके मन को एक दिलासा तसल्ली मिलती है कि चलो कोई ना कोई इस मोबाइल की या इस रोबोटिक जो दुनिया है उसमें कोई ना कोई ऐसा भी है जिसका दिल आज भी हमारी जो भावनाएं हैं या जो हमारी सरोकार हैं उनके लिए धड़क रहा है। तो ऐसा हम सबका जीवन होना चाहिए जिसमें बातें हों, जिसमें वादे हों, जिसमें इरादे हों, और जिसमें कहीं ना कहीं जो हमारे अभिव्यक्ति की जो आजादी हमें दी गई है संविधान ने वो कहीं ना कहीं इसमें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई घटना है तो हम उसमें घर पे बैठे कमेंट्स कर लें कि ये तो अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। यदि आपको विरोध है या यदि आपको आपको सहमति असहमति कुछ भी है तो आप उसको खुलकर प्रकट कीजिए। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें ऐसा आपके भाव पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता कि आपको कोई रोक दे। नेट तो आपका, जैसे आप कह लीजिए कि जैसे अभी हाल ही में हल्द्वानी की घटना हुई है उसमें नेट तो आपका क्या है, उन्होंने सरकार ने प्रशासन ने शासन प्रशासन ने बंद कर दिया, लेकिन जो आपके मन के भाव हैं, जो आप लोगों से मिलेंगे बात करेंगे, उससे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई भी सीमा, उसे कोई भी साधन, उसे कोई भी ताकत या कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि जो वर्तमान में आपके जो जितने भी आधुनिक उपकरण है उनकी तो एक सीमा है। यदि आप विद्युत चालकता बंद कर देंगे, यदि आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर देंगे तो आपका कोई भी जो उपकरण है वो काम का नहीं है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका कोई भी अन्य साधन हो, वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन जब तक आपके पास आपकी वाणी है, आपके विचार है, आपका व्यवहार है, आपका संस्कार है, आपका सत्कार है, सद्भाव है, तो तब तक आपको किसी भी व्यक्ति को मित्र और शत्रु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जैसे भाव होंगे आपके साथ वैसा ही आदमी या वैसा ही जन जुड़ेगा, वैसे ही आपका मन होगा और वैसे ही आपका आगे आने वाला भविष्य होगा। तो इसी पर मेरी जो आज की कविता है उसे मैंने आधारित रखते हुए माना है, जो आधुनिक दौर का जिसे मैं कहूंगा एक प्रकार से दानव या शत्रु जो भी आप कह लीजिए, दोनों जो इसी समाज में आपको देखने को मिलता है वो है मोबाइल। तो मोबाइल जैसा है, मैं भी अभी मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये प्रयोग मोबाइल का जिस कार्य के लिए मोबाइल को बनाया गया है मैंने उसी कार्य को यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है। मोबाइल का कार्य है संचार माध्यम बढ़ाना, मोबाइल का कार्य है संचार माध्यम को विभिन्न विभिन्न स्तर तक पहुंचाना। तो जैसे मैं यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से आज आपके सम्मुख काव्य पाठ कर रहा हूँ, तो आप कोई मुझे दिल्ली से, कोई देहरादून से, कोई अन्य राज्यों से मुझे देख रहे हैं, तो ये संचार का परिसीमा नहीं है, उसकी सीमा है कि ये संचार हमको कहाँ कहाँ तक ले जा सकता है। और ये संचार जो उपकरण हमें मुहैया करा रहा है उसे हम मोबाइल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मोबाइल का सदुपयोग भी है, कहीं ना कहीं मोबाइल का दुरुपयोग भी है, कहीं ना कहीं हम मोबाइल हमारे जीवन का एक
अभिन्न अंग बनकर रह गया है वर्तमान समय में। तो उसी परिचर्चा के ऊपर मैंने जो कुछ लाइनें अपनी लिखी हैं उन सबको मैं आपके सम्मुख साझा करूंगा, और आशा करूंगा कि आप भी मोबाइल के प्रयोग को सीमित रखते हुए, मोबाइल के प्रयोग को कुछ समय सीमा उसकी तय करते हुए, जितने भी आपके आसपास आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, पुराने जो भी स्कूल के मित्र हैं, कॉलेज के मित्र हैं, उन सबसे निरंतर मिलते रहेंगे। और जो आपकी जो संवाद की जो संवाद शैली आपकी है, संवाद का जो आपको गुरु भगवान ने दिया है, उस गुरु को आप कहीं ना कहीं अच्छे कार्य की ओर लगाएंगे। उस गुरु से आप और भी अपने जो संबंध है वो सुदृढ़ करेंगे और नए संबंध बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबके सम्मुख अपनी जो कविता है मोबाइल, उसके ऊपर लाइनें अपनी पढ़ता हूँ। जी। प्रदूषण से घिरे इस परिवेश में, प्रदूषण से घिरे इस परिवेश में कोई प्रकृति का इशारा नहीं बनता। स्वार्थ को आतुर इस दुनिया में, स्वार्थ को आतुर इस दुनिया में कोई बेबस का सहारा नहीं बनता। आज निराशा के काले बादल, आज निराशा के काले बादल सबकी उम्मीदों के ऊपर छा गया। मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस, मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस हृदय का हर भाव खा गया। देखिए, यहाँ पे मैंने बात की है कि जो आपके जीवन में जो मोबाइल, आप कहते हैं कि मोबाइल आ चुका है हमारे जीवन में, मोबाइल का दखल बढ़ चुका है, तो उससे क्या हो गया है कि हम जो लोग जिनका पहले जो भाव एक दूसरे के व्यक्ति प्रति रखते थे, जो भाव हम प्रकट कर पाते थे, आज वो केवल कुछ शब्दों तक, कुछ अंकों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। तो उससे मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा भाव है, मन का भाव, उसे तक उस भाव तक मोबाइल पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं उसे धीरे धीरे उसको निगलता जा रहा है या खोखला करता जा रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने आगे इसमें सुझाव भी दिए हैं और कुछ दृश्यों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास भी किया है। अब आगे चलते हैं कि हाथ व दीवार से घड़ियां गायब। आज आप देख लीजिए, किसी भी घर में जाके आपको बहुत कम घरों में घड़ियां दीवार पर टंगी होंगी, या फिर हाथ में आप देखेंगे। जो आप देखते हैं कि किसी के हाथ में घड़ी नहीं है या किसी के दीवार घड़ी नहीं है, तो उसका प्रमुख कारण जो है, आपके जो साधन है, जो आपको उपकरण दिए गए हैं, उन उपकरणों का कहीं ना कहीं आप दुरुपयोग कर रहे हैं, या आप उन उपकरणों को आप आज आज के समय में ये चाहते हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उसी में आपको सारे उपकरण उपलब्ध हो जाएं, कैलेंडर उसी में मिल जाए, घड़ी उसी में मिल जाए। आपको किसी से बात करनी है, आपको हिसाब किताब रखना है, तो आपको हिसाब किताब का जो साधन है वो भी आपको कैलकुलेटर, मोबाइल कैलकुलेटर कह लीजिए, घड़ी कह लीजिए, कैलेंडर कह लीजिए, या इसके अलावा आप अन्य चीज, जैसे आप कुछ चीज, जैसे पहले पुस्तकें हुआ करती थी, कुछ चीज हमको जाननी है, सोचनी है, समझनी है, आज वो चीज आपको विकिपीडिया, गूगल में आसानी से मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हर चीज को धीरे धीरे क्या है, मोबाइल हमारा निगलता जा रहा है। तो उसी की तरफ मैंने बात करने का प्रयास किया है कि हाथ व दीवार से घड़ियां गायब, घर में धूल फांक रहा है कैलकुलेटर। हाथ व दीवार से घड़ियां गायब, घर में धूल फांक रहा है कैलकुलेटर। ये मोबाइल ही तिथि बताता है। अब तो ये मोबाइल ही तिथि यानी डेट बताता है, अब कोई नहीं चाहता है कैलेंडर। पहले हमारे जमाने में जब हम छोटे हो करते थे, उस टाइम पंचांग का बहुत प्रचलन था हमारे उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में भी, कि हर साल जब नव वर्ष आता था तो हम एक पंचांग अपने घर में अवश्य लाते थे। साल शुरू होने से पहले ही हम कैलेंडर या पंचांग अपने घर में लाया करते थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इसका क्या है, इसका प्रचलन भी कम हुआ है। लोगों ने कहा, जब कैलकुलेटर या कैलेंडर मेरे मोबाइल में ही है, तो नए कैलेंडर लाने की आवश्यकता क्या है, घर में फालतू की भीड़ बढ़ेगी। तो हमने उन आवश्यक चीजों को भीड़ या अनुप्रयोगी जो क्या है साधन, या कह लीजिए आप कूड़ा करकट, उनको मान के एक तरफ रख लिया है। तो वही कहना चाह रहा हूं कि हाथ व दीवार से घड़ियां गायब, घर में धूल फांक रहा है कैलकुलेटर। ये मोबाइल ही तिथि बताता है, अब कोई नहीं चाहता है कैलेंडर। हमें तो बताया गया है, हमें तो बताया गया है 5G व 7G का तकनीकी जमाना आ गया। मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस, मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस हृदय का हर भाव खा गया। अब देखिए, आज आप देख रहे हैं कि 4G से हम 5G की ओर अग्रसर हैं। कुछ मोबाइलों में 4G अभी भी चल रहा है, कुछ मोबाइलों में 5G आ चुका है, और आने वाले
6-7 महीने या साल भर के अंदर अंदर हमारा जो है 7G तक हम पहुंचने वाले हैं, साल डेढ़ साल में। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जनरेशन है मोबाइल की वो तो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी वास्तविक जो हमारी पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वो इस मोबाइल की दुनिया में खोकर रह गई है। उनका जो संबंध बनाने का, स्थापित करने का, जो बातचीत करने का जो दौर है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है। लोगों का उठने बैठने का जो समय था वो भी कहीं ना कहीं एक कह लीजिए आप मोबाइल खा गया है। घूमने फिरने का, खेलने का जो हमारा सबसे बढ़िया जो हमारा टाइम दौर हुआ करता था कि जो खेलने, फिजिकल जो एक्टिविटीज होती थी बच्चों की, उसका दौर भी धीरे धीरे क्या है, उसको वो दौर भी अब धीरे धीरे यहाँ पे रवाना होने लग गया है, जाने लग गया है। तो इन सब की ओर ही मैंने प्रयास किया बताने का। अब आगे देखिए कि यूं मूक बधिर बनी ये दुनिया, यूं मूक बधिर बनी ये दुनिया, मन व मंचों से वार्तालाप लुप्त हो गया, रिश्तों में बेपरवाही, रिश्तों में बेपरवाही बढ़ने लगी लापरवाही, भाग्य भी सुसुप्त हो गया। देखिए हुआ क्या कि जब हम किसी से मोबाइल के बारे में बात करते थे तो हर कोई बोलता है टाइम नहीं है, हर कोई बोलता है कि मैं मोबाइल में बिजी हूं, मैं फोन नहीं उठा पाया, मैं यहाँ था, मैं वहां था, और फला फला जो भी बहाना उनके पास होता है। तो ये कहते हैं कि मूक बधिर बन गई ये दुनिया। कहने का मतलब ये, ना तो ये दुनिया सुनना चाहती है किसी बारे में, ना ये दुनिया किसी बारे में बात करना चाहती है। तो ये कहते हैं कि मन और मंचों से वार्तालाप गायब हो गया, या लुप्त हो गया। यानी आपके मन में जो भाव है, आपके मन में जो बातें हैं, या जो मंच हम देखते हैं, कवि सम्मेलन जो होते हैं, काव्य गोष्ठियां जो होती हैं, बैठकें जो होती हैं, वहां से भी कहीं ना कहीं जो है आपका वार्तालाप या कन्वर्सेशन क्या है, धीरे धीरे गायब हो गया है। रिश्तों में बेपरवाही बढ़ गई लापरवाही, यानी जो आपके रिश्ते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हम लापरवाही, कोताही बरत रहे हैं। और ऐसे में हमारी जो लापरवाही है वो साफ झलक के या साफ प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट हो रही है कि हम लापरवाह प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। कि हमें रिश्तों की परवाह नहीं है, कोई रिश्तेदार कहीं मिल गया तो हमें उनको प्रणाम करने का, उनके साथ मिलने का, 2 मिनट बात करने का भी समय नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारी जेब में मोबाइल है। मोबाइल की घंटी बजती है तो हम समझते हैं कि हमारा अलार्म भी वही है, हमारी घड़ी, कैलेंडर, कैलकुलेटर, सब चीज वही बन चुकी है। तो इससे हमारे जो मिलनसार होने का, जैसे जो हमें कहा गया है कि प्राणियों की जो श्रेणी है, जीव की जो श्रेणी है, वो सब सर्वोच्च जो मनुष्य रखा गया था, वो सर्वोच्च जो पद हमें मिला था, वो धीरे धीरे हम भी पशुता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आगे पढ़िएगा कि संवाद आज भी बहुत जरूरी है, संवाद आज भी बहुत जरूरी है, ये यही सत्य सबको बतला गया, मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस, मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस हृदय का हर भाव खा गया। आगे चलते हैं कि अब सभी खेल सिमट रहे हैं, अब सभी खेल सिमट रहे हैं, मोबाइल की छोटी स्क्रीन के अंदर, यह यंत्र बन गया मदारी, यह यंत्र बन गया मदारी, जो रोज नचा रहा इंसान जैसे बंदर, जो यंत्र उंगलियों पे नचाने चला था, जो यंत्र उंगलियों पे नचाने चला था, उसे यह यंत्र स्वयं नचा गया, मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस, मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस हृदय का हर भाव खा गया। अब देखिए होता क्या है, हम कहते हैं कि मोबाइल हमारी जेब में है या मोबाइल हमारे हाथ में है, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि मोबाइल के हाथ में हम लोग हैं, या हमारा निर्णय है, या हमारा कह लीजिए आप समय है, एक प्रकार से कह लीजिए समय है, और उसकी जितनी भी सीमाएं हैं वो सब के सब मोबाइल के हाथ में। हमें कब किससे कितनी बात करनी है, क्या क्या बात करनी है, ये सब बताएगा हमारा मोबाइल। कौन जरूरी है कौन नहीं, हम लिख देते हैं कई बार मोबाइल में ब्रैकेट में करके, इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट, 1 2 करके। तो ये चीज जो हमने प्रचलन शुरू किया है, जैसे हम लिख देते हैं कई बार पापा 1 पापा 2, ये क्या बात हुई। पिताजी का नाम होता है, पिताजी लिख सकते हैं आप। ये 1 2 का जो चक्कर चल रहा है, ये 1 2 का जो जमाना आ गया है, इसमें इंसान फंस के रह गया है, और कहीं ना कहीं जो है मोबाइल एक मदारी है और हम सब उसके बंदर हैं जो नाच रहे हैं। यही बात मैंने इन पर कहने का प्रयास किया है। अब देखिए आगे देखिए, हादसों में कुछ यूं जान चली गई, हादसों में कुछ यूं जान चली गई, समय से इलाज नहीं मिल पाया, सबके हाथों में मोबाइल था, सबके हाथों में मोबाइल था, कोई अपनी जगह से नहीं हिल पाया। क्या देखना और सुनना पड़ा, क्या देखना और सुनना पड़ा, हाय अब ये कैसा समय आ गया, मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस, मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस हृदय का हर भाव खा गया। अब देखिए आपके आसपास भी कहीं कोई अप्रिय घटना या एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है, तो आप लोग
ये अधिकांश लोग जो है वो अपने मोबाइल निकाल के या तो चैट में व्यस्त हो जाते हैं, या तो फिर उस घटना की या उस दुर्घटना की जो फोटो हैं वो निकाल के अपने स्टेटस में लगा देते हैं, या फिर दोस्तों के बीच साझा कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। सबसे पहले आपको जो दुर्घटना में जो प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते जो आपका पहला कर्तव्य है वो ये है कि जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति है उसको ससमय उपचार मिले, उसको ससमय इलाज की जितनी भी जरूरतें हैं वो उसकी पूरी की जाए। सबसे पहले आपको जैसे 108 का जो है 108 को कॉल कीजिए, 100 नंबर पे कॉल कीजिए, आपको उन सबकी सहायता करनी चाहिए, उन सबका सहयोग करना चाहिए जिसमें वो जो घायल व्यक्ति है उसकी समय से जान बचाई जा सके। लेकिन इसके विपरीत हम लोग अपना मोबाइल ऑन करके उसकी घटना की पूरी वीडियोग्राफी जो हम लोग करने लग गए हैं। हर कोई एक एक पर्सनल, जो हम लोग क्या है, पर्सनल फोटोग्राफर बन गए हैं अपना मोबाइल लेके। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चिंता का विषय है आज के जमाने में, और इस कारण कई दुर्घटनाओं में जिनकी जान बच सकती थी उन सबको अपनी जान गंवानी पड़ती है इस लापरवाही के कारण। अब आगे चलते हैं कि पुराने जमाने में लोग, अब मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल 15 साल पहले के, जो हमारे जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम फिफ्थ सिक्स में पढ़ा करते थे, उस टाइम के जमाने की बात कर रहा हूँ कि पुराने जमाने में लोग सबकी परेशानियों में खुद को सता लेते थे। पुराने जमाने में लोग सबकी परेशानियों में खुद को सता लेते थे। पहले तो लोग चेहरा देखकर पहले तो लोग चेहरा देखकर लोगों की तबीयत तक बता लेते थे। अब देखिए पहले के लोग कैसे थे। हर कोई अपने आप में एक वैद्य था, हर कोई अपने आप में एक कह लिए चिकित्सक था, कि आपकी शक्ल देख के पता लेते थे कि आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है या आपकी तबीयत आज खराब है, आप आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। ये पहले के जो लोग थे हमारे पिताजी के समय के, जब हम छोटे हो गए थे तो हमें शक्ल देख के, हमारा चेहरा देख के पता लगा देते थे कि आपकी आज तबीयत खराब है, आज आप स्कूल ना जाइए, आज आप घर पे आराम कीजिए। तो ये उनके अंदर ये गुरु कहाँ से आया? उन्होंने हमारे अंदर प्रवेश नहीं किया, ना हमने उनको अपनी व्यक्त किया अभिव्यक्त की बात बात कि हमारी तबीयत खराब है। तो उनके अंदर ये भाव कैसा है कि हमारी तबीयत खराब है? तो ये जो स्वास्थ्य का या जो भाव भंगिमा जो हमारे चेहरे पे आती थी, उनसे ही वो अनुमान लगा लेते थे कि आज इसकी तबीयत या इनकी तबीयत आज ठीक नहीं है। तो पुराने जमाने में ऐसे लोग हुआ करते थे कि जो चेहरा देख कर ही क्या करते थे, इंसान का हालचाल जान लेते थे। तो वही बात मैंने यहाँ पे की है। हालचाल पूछने का पुराना दौर हालचाल पूछने का पुराना दौर न जाने क्यों अंधेरे में चला गया। मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस हृदय का हर भाव खा गया। अब अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि मोबाइल में खोए व्यक्ति को लगे। अब जो मोबाइल में दिन भर व्यस्त है, 10 10 12 12 घंटे मोबाइल में गुजार रहा है, सुबह से शाम तक, सुबह उसकी मोबाइल में हेलो गुड मॉर्निंग करके और रात उसकी गुड नाइट और बाय बाय करके गुजर रही है, उनको मैंने संदेश इन 4 पंक्तियों से दिया, उनको चेताया है मैंने इन 4 पंक्तियों से कि मोबाइल में खोए व्यक्ति को लगे उसकी खूब वाहवाही हो रही है। हालांकि उसके ऐसे रवैये की हालांकि उसके ऐसे रवैये की आज खुलकर जग हंसाई हो रही है। जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ में आईफोन, एप्पल या अन्य जो ब्रांड है, बड़े बड़े जो महंगे महंगे फोन हमारे हाथों में, लाखों के जो फोन चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इन मोबाइलों में यदि हम बात करेंगे, यदि इन मोबाइल से हम वीडियोग्राफी करेंगे या फिर सेल्फी स्टिक लेके इनके साथ सेल्फी खिंचवाएंगे तो हमारा बहुत मान बढ़ेगा, हमारी बहुत वाहवाही होगी समाज में। लेकिन इसका विपरीत क्या होता है कि हमारा जो ये रवैया है, ये समाज जब देखता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं इसको देख के हम पर हंसते हैं कि चलो हमने तो अपना जमाना सही गुजारा, तुम लोग कैसे जिंदगी काटोगे। आप देख लीजिए जो एप्पल के फाउंडर हैं, जो स्टीव जॉब, चाहे आप किसी भी बड़े बड़े जो मोबाइल ब्रांड के फाउंडर हैं, वो अपने कंपनी का मोबाइल यूज ही नहीं करते हैं। वो लोग उस मोबाइल की जो बनावट है, उस मोबाइल का जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी जो प्रणाली है, उस पे उनको 99% भरोसा नहीं है या 95% उस पर भरोसा नहीं है। वो जो 5% का अविश्वास है, वो उनको इस बात पे है कि जो इसके अंदर मेटल बॉडी या जो अन्य जो डायोड वगैरह जो इसमें अर्ध चालक जो इसमें यूज किए गए, उपयोग किए गए, वो कहीं ना कहीं आपके यांत्रिक है, या उनका कोई ऐसा भरोसा, मशीन का कोई ऐसा भरोसा नहीं है कि कब वो गर्म होकर फट जाए। तो मोबाइल आप देखते हो कई मोबाइल ऐसे होते हैं कि जो अधिक यूज करने से या जिनको चार्जिंग पे लगा के आप जब यूज करते हैं तो ऐसा करने से कई जगह पे आपका क्या है, दुर्घटनाएं ऐसी मोबाइल के साथ ब्लास्टिंग की हो जाती हैं। तो ऐसा ना करें। तो मोबाइल को चलाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि मोबाइल आपको चलाने लगे। ऐसा ना हो कि सुबह उठते ही आपको भगवान का चेहरा देखने से पहले या माता पिता का चेहरा देखने से पहले मोबाइल का चेहरा देखना पड़े। ऐसा दिन ना आ पाए। आगे बढ़ते हैं कि अपने ही घर की खुशियां खुशियां और गम अपने ही घर की
खुशियां और गम यह सबके हृदय से भुला गया। मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस, मोबाइल रूपी एक आधुनिक राक्षस हृदय का हर भाव खा गया, हृदय का हर भाव खा गया। धन्यवाद समस्त जितने मेरे आज अभी दर्शक जुड़े थे लाइव। सबका नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन दो तीन नाम मैं यहाँ से ले लेता हूँ। एक तो संगीता रावत जी हैं, रिंकी पंवार जी हैं, मेरे मित्र हैं सत्येंद्र भंडारी, आकाश धुलिया जी हैं, अरविंद डोभाल जी हैं और ओम प्रकाश डोभाल जी हैं। ये सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने मेरी कविता सुनी, आप यहाँ पर उपस्थित रहे, काफी देर तक आपने मेरे विचारों को सुना समझा, और आशा है कि आप एक विषय मुझे अवश्य देंगे। मेरे मित्र ने मुझे एक विषय दे दिया है आज, मैं चाहूंगा मैं कल इस पर दोपहर 12 बजे अपनी कविता आप सबके सम्मुख रखूं। इन्होंने मुझे विषय दिया है छात्र जीवन। छात्र का जीवन कैसा होता है, छात्र कैसा अपना जीवन जो है वो व्यतीत करता है, कैसा उसे अपना जो आचरण है कैसा रखना चाहिए, उसके जीवन क्या क्या कठिनाइयां होती हैं पहले के छात्र जीवन में और अब के छात्र जीवन में, क्या विश्लेषण हम देखते हैं या देख पाते हैं, वो सब आपके सम्मुख में रखूंगा। या उससे संबंधित कुछ भी आपका जो क्या है एक नया परिदृश्य में आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो पुरानी जो परपाटी चली आ रही है कि शिक्षा अच्छी है बुरी है, शिक्षक अच्छा है बुरा है, ये नहीं। मुझे विश्लेषणात्मक कविताएं लिखना ज्यादा पसंद है। इसमें मैं हर समय, जो पुराना समय जो नया समय है, तीनों जो तीनों पहर रह चुके हैं, यानी जो हमारे पिताजी का समय था, जो हमारा समय था और जो अब आने वाली पीढ़ी का समय, तीनों को मैं साथ लेकर कविताएं लिखता हूँ। मुझे ऐसे ही कविताएं लिखना पसंद है और चाहता हूं मैं कि जो नए रचनाकार हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी सोच को एक नया आयाम दे। ऐसा ना हो कि जो आप विश्लेषणात्मक कविता लिखने के चक्कर में आप अपनी जो कविताएं हैं उसको क्लिष्ट बना दें और कॉम्प्लिकेट बना दें। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी कविताएं आम आदमी ना समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसमें सरल शब्दों को आप डालें, उसमें आप जो आम बोलचाल की भाषा है उसके शब्दों को आप प्रयोग में अधिक प्रयोग में लाएं। उसके अलावा आप ऐसे शब्दों को प्रयोग में लाएं जो आसानी से समझ आते हैं, जिनमें हमें बहुत अधिक बोलना या जोर ना देना पड़े, है ना। इसके अलावा आप इसमें जो उर्दू के शब्द हैं उसे कम से कम या सीमित मात्रा में उपयोग कीजिए, क्योंकि उसमें आपको एक अतिरिक्त जो बल आपका लगता है, जो नीचे से जिसको कहते हैं रेफ, जो हम रेफ शब्द जो होते हैं जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, जैसे हम बोलते हैं गजल, तो ऐसा जिसमें आपका एक्स्ट्रा अधिक जो बल लगता है, उन शब्दों को आप कम से कम हिंदी भाषा में उपयोग करें। करें तो सही, लेकिन जहां पे आपको आवश्यकता लगती है कि हाँ यहाँ पे होना चाहिए, वहां पे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक शब्द है नजर और एक शब्द है दृष्टि। तो यदि आपको लगता है कि दृष्टि के स्थान पर नजर ज्यादा उपयुक्त लग रहा है कविता में, तो आप नजर का उपयोग करें। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने हिंदी उर्दू के बीच फंसकर कविता को या तो पूरा उर्दू में लिख दिया या कविता को आपने पूरा हिंदी में लिख दिया, क्योंकि कविता का जो प्रारूप है वो मुख्यतः हिंदी देवनागरी लिपि जो हमारी है उस पर ही आधारित होना चाहिए। शायरी तो आप उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन आप हिंदी कविता को कभी भी उर्दू में इतना खास उसका दखल नहीं दे सकते। तो ये मेरी विशेष रूप से नए रचनाकारों से अपील है कि आप पहला नंबर पे क्लिष्ट भाषा से बचें, दूसरा सरल से सरल शब्दों का आप अपने कविताओं में शामिल करें, और तीसरा हो सके तो लयबद्ध कविताएं लिखें। लयबद्ध हो, आपकी कविता तुकांत कविता हो, उस कविता में एक निश्चित मीटर जो है वो फॉलो किया गया हो, तभी आपकी कविताएं क्या है दर्शकों तक पहुंचेंगी, उन्हें सुनने में समझने में और आपके साथ बोलने में भी मजा आएगा, आपको कविता बोलने में भी मजा आएगा। ऐसा ना हो कि आपकी कविता आधे शब्द में अंत हो, जैसे कहीं पे कईयों की कविता में क्या है अंत में तो, की, जो, ये वर्ड, ये शब्द अंत में नहीं आने चाहिए, ये शब्द शुरू में या बीच में कहीं लगने चाहिए। यदि आप अपनी कविता को की, जो, की, यदि इनसे अंत करते हैं तो यहाँ पे कविता आपकी अधूरी मानी जाती है, अपूर्ण कविता मानी जाती है। तो ऐसा ना करें, आप अंत में हो सके तो जैसे जाती है, आती है ना, बताती है, तो ये तुकबंदी बन गई, तो आप ऐसा करके अपनी कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी कुछ नए जो रचनाकार हैं जो लिख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी एक कह लीजिए मार्गदर्शन या सीख जो मैं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, वो है। इसके अलावा जो आपको मेरी कविता अच्छी लगी ये वाली मोबाइल के ऊपर, तो आप अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स, अपने शेयर्स जो है मुझे भर भर के आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपने आशीर्वाद रूप में। आपने कितना मेरी कविता को समझा, कितना आप उससे अपने आप को संबंधित कर पाए, टच कर पाए, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि आपको कविता का कौन सा पहलू अच्छा लगा, कौन सा पहलू आपको लगा कि थोड़ा सा वीक पड़ गया या कमजोर रह गया, तो आप मुझे उसके बारे में लिख कर भेजिए। मैं अवश्य उस पर कार्य करूंगा और इस कविता को और अच्छा निखारने का प्रयास करूंगा भविष्य में। ऐसा इसके अलावा आपका जो मेरा जो फिर से आपके सम्मुख जो निवेदन है वो ये है कि आप मुझे एक विषय, अपना मन का जो आपको लगता है कि इस विषय पे लिखा जाना चाहिए या
लिखा नहीं गया है अभी तक, लिखने की कोशिश की जानी चाहिए, तो मैं उस पर लिखने का प्रयास करूंगा। आप सबके सम्मुख में आज कल में जैसे ही मेरे को समय मिलेगा, मैं आज शाम को अभी उस पे, जैसे मेरे मित्र ने अभी बताया छात्र जीवन पे, तो मैं उस पे कविता लेकर आप सबके सम्मुख जल्द से जल्द आऊंगा। कल संभव ना हो पाए तो मैं परसों दोपहर 12 बजे के सत्र में उस कविता पे, उस छात्र जीवन जो है आधारित कविता, उस पे कोई एक कविता आप सबके सम्मुख अवश्य रखूंगा। अंत में जाने से पहले मैं पुनः जो श्री राम साहित्यिक सेवा समिति संस्थान जो हमारा अयोध्या उत्तर प्रदेश से संचालित होता है, उसकी संचालिका संस्थापिका परम आदरणीय बहन श्रीमती दिव्यांजलि वर्मा जी, इसके अलावा संरक्षक संवर्धक प्रचारक एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री संजय कुमार राय जी, दोनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब, आपके अथक प्रयासों से ही हम जैसे नवोदित कवियों को, नवोदित रचनाकारों को, साहित्यकारों को एक अच्छा, एक विख्यात मंच मिल पा रहा है, एक प्रबल सबल मंच मिल पा रहा है, जो हमारी कविताओं को एक नए आयाम तक, एक नई जनता तक, एक नए प्रशंसकों के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। आप दोनों का कार्यक्रम, आप दोनों का जो कार्यक्रम है ये सफल हो, और अन्य रचनाकार भी इसमें अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। इसके अलावा जो आपका ये कार्यक्रम है वो वैश्विक पटल तक अपनी जो छाप है वो छोड़ने में कामयाब हो, इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे आपसे दोपहर 12 बजे, अपना एक विषय लेके, स्वैच्छिक विषय होगा। देखता हूँ मैं किस पे कविता लिख पाता हूँ, तो आप सबके सम्मुख मैं अच्छे से अच्छा विषय प्रस्तुत करने का, आप सबको अच्छा साहित्य परोसने का प्रयत्न करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।